गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंशु कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल एग्जाम क्रांति में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टैटिस्टिक्स जीके एंड करंट अफेयर सेट 4 में आपका स्वागत है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में एक क्वेश्चन कहा था कि अराजतरंगिणी के लेखक कौन है। अराजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कलहन, जिन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था जिस पुस्तक को, और ये कश्मीर के इतिहास को बताता है। आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के संग। पहला क्वेश्चन, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि धरातल के भूगर्भ की ओर, धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, तो इसका दर बताना है। अर्थात कितने मीटर भूगर्भ नीचे जाएंगे या कितने फीट नीचे जाएंगे तो तापमान में कितना डिग्री सेल्सियस वृद्धि होगा, आपको यह बताना है। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। दूसरा ऑप्शन बता रहा है डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट। तीसरा बता रहा है डिग्री सेल्सियस प्रति 132 मीटर। और डी बता रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कि कितने मीटर कितने मीटर नीचे जाएंगे, अर्थात धरातल के कितने मीटर नीचे जाने से तापमान में वृद्धि होगा, कितने मीटर नीचे जाने से 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होगा। आपको पता ही है कि धरातल के ऊपर जाने पर तापमान में क्या होती है, घटोत्तरी होती है। अर्थात 165 मीटर पर जाएंगे, 165 मीटर पर जाएंगे ऊपर, तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। और 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो कितने मीटर धरातल के गहराई में जाएंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी? इसका सही सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, 32 मीटर। अर्थात 32 मीटर पृथ्वी धरातल के गहराई में जाएंगे, भूगर्भ की ओर जाएंगे 32 मीटर, तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। ऊपर जाने से कमी होगी और नीचे जाने से वृद्धि होगी। 32 मीटर भूगर्भ की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, और 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बी कह रहा है सापेक्षित आर्द्रता के मापन हेतु किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। अर्थात सापेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर या मैनोमीटर। इन चारों में से बताना है आपको सापेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो सापेक्षित आर्द्रता ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या मापी जाती है? द्रव का अपेक्षित घनत्व। सी बैरोमीटर से क्या मापी जाती है? वायुमंडलीय दबाव। और मैनोमीटर से क्या मापी जाती है? बताइए क्या मापी जाती है? गैस का दाब को मापा जाता है मैनोमीटर से। आशा है आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? अर्थात भारत की जो समुद्री सीमा है, अर्थात 9 राज्य है जिससे समुद्री सीमा टच होती है, उनमें से 9 राज्य में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसका सबसे छोटा है, समुद्री सीमा कितना है, सबसे छोटा है? तो आपको पता है बड़ा कौन सा है? तो बड़ा गुजरात का है, 1412 किलोमीटर समुद्री तटीय सीमा है। 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्री तटीय सीमा पे जुड़ी हुई है। और सबसे छोटा किसका है? तो सबसे छोटा है गोवा का, जिसकी 101 किलोमीटर समुद्री सीमा है, समुद्र तटीय सीमा है। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे मांजिला कहते हैं का निर्माण करने वाली नदी का नाम बताना है आपको। अरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस नदी द्वारा निर्माण किया जाता है? मांजुला द्वीप का। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? मांजुला द्वीप। किस नदी द्वारा निर्माण किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी,
गोदावरी या ब्रह्मपुत्र, इन चारों में से बताना है कि मांजुली द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है। तो मांजुली द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। ये कहाँ है स्थित है? असम में। मांजुला द्वीप कहाँ स्थित है? असम। असम की राजधानी दिसपुर है। आगे बढ़ते हैं, आपको आशा है यह क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्या नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी मणिपुर। इन चारों राज्यों में से बताना है आपको कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। अक्सर क्वेश्चन रहता है इससे, एक पासेस अर्थात दर्रा से एक क्वेश्चन जरूर आता है, नाथुला संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या रेलवे जेई का एग्जाम था या एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम था। ये क्वेश्चन सबसे हेड लिस्ट में रहता है, हेडलाइन में बना रहता है क्वेश्चन कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा सी, सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। और इसकी राजधानी, सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। क्या है? गैंगटॉक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मोनालिसा, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा एक बहुत फेमस चित्र है, ये किसने बनाया था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है माइकल एंजिलो, बी बोल रहा है लियोनार्डो दा विंसी, सी बोल रहा है पिकासो या डी वान योग। किसने बनाया था इसका? ये चित्र है, किसने बनाया था इसको? इसको ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, जो इटली के बहुत फेमस चित्रकार थे। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? अरे भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कुचिपुड़ी नृत्य शैली है? आपको यह बताना है। इसका ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। आपको बताना इन चारों राज्यों में से कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। इसका केरल का क्या होगा? केरल का कथकली है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है और तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। तो आपको पता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। केरल की क्या हो गया? कथकली और तमिलनाडु का क्या हो गया? भरतनाट्यम। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 बोल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेलवे के पर्सपेक्टिव व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन पूछ रहा है पुष्कर मेला कहाँ लगता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है लखनऊ, अजमेर, कन्याकुमारी या उदयपुर। इन चारों में से बताना है आपको कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेला लगता है और देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। कहाँ लगता है? तो ये राजस्थान के अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला लगता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि पीसा की मीनार, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा की मीनार, आपने मीनार सीधा देखा होगा, ऐसे मीनार देखा होगा, एकदम स्ट्रेट मीनार। ये पीसा की मीनार क्या है? कुछ झुका हुआ मीनार है, इस तरह का मीनार है, कुछ झुका हुआ मीनार है, इस तरह का मीनार है। तो आपको बताना है कि पीसा का मीनार कहाँ स्थित है, किस देश में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इटली में है। पीसा का मीनार कहाँ है? इटली में है। इसकी लंबाई कितनी है? 55.86 मीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ स्थित है पीसा की मीनार? इटली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? अर्थात इग्नू जो है ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से ईस्वी में हुई? आपको बताना है, क्या एक 1982 में हुआ या 1985 में हुआ या 1987 में हुआ या 1989 में हुआ। इन चारों में से बताना है कि इग्नू का स्थापना कब हुआ। इग्नू
का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में इग्नू की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? अर्थात जब भारतीय संविधान सभा बना उस समय महिला सदस्यों की संख्या आपको बताना था। कितनी महिला सदस्य थी जो भारतीय संविधान सभा में भूमिका निभाई? आपको बताना है कि या 10 थी, 12 थी, 13 थी या 15। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कितने नंबर में महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। पहले आपको संविधान सभा कैबिनेट मिशन 1946 के रूप में निर्माण हुआ था भारतीय संविधान सभा में। उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। इसमें 296 कहाँ था? 296 ब्रिटिश भारत से था और 93 देसी रजवाड़े थे। जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई 1946 को, जिसमें अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन लगे। इनमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे जो 165 दिन तक चला था। 11 अधिवेशन कुल कितने? 165 दिन चला था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयारी हो गया। और 26 जनवरी के इतिहास के महत्व को रखते हुए से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें आपको बताना है कि कितने महिलाओं ने मुख्य भूमिका निभाई, सदस्य कितनी थी संविधान सभा में, महिलाओं की सदस्य कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 15 थी। कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? 15 थी। आशा आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अर्थात भारतीय संविधान में समवर्तित सूची किसके संविधान से ली गई है? आपको बताना है कि यूएसए से लिया गया है, कनाडा से लिया गया या जर्मनी से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। इन चारों में से किससे समवर्ती सूची को लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को लिया गया है किसके संविधान से? यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया से। इन चारों में से बताना है आपको कि समवर्ती सूची किससे लिया गया है। तो यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिकी स्वतंत्रता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिया है? संघ की जो विशेषता होती है उसे कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन शक्ति के बारे में लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना और समवर्ती सूची लिया गया है। कैसे लिया गया है? कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची? तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूएसए से मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पोजीशन को लिया गया है। कनाडा से संघ की विशेषता को लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन लिया गया है। और डी ऑप्शन डी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची और प्रस्तावना। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। सही पकड़े आप लोग। क्या होगा इसका उत्तर? सही ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज? उसी से 12वें क्वेश्चन से रिलेटेड है 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन करता है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। 1 है, 2 है या 3 है या 4। इन चार बताना है। चारों ऑप्शन में से बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 3। कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल संविधान में 97 कार्य थे। अब मिलाकर कुल कितने हो गए हैं? 100।
राज्य सूची में पहले 61 थे, अब हो गए हैं 66 विषय हो गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हो गए हैं। अर्थात संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब कितने हो गए? लगभग 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले कितने थे? 61 थे, अब कितने हो गए हैं? 66 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले कितना थे? 47 थे, अब कितने हो गए? 52 हो गए। तो भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 थे पहले, अब 100 हो गए हैं। पहले 61 थे राज्य सूची में, अब कितने हो गए? 66 हो गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान संसद संशोधन का अधिकार दिया गया है। कौन से आर्टिकल से संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 349, या ऑप्शन बी है अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 368 में, या ऑप्शन सी है अनुच्छेद 390, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 351। इन चारों में से बताना है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो संसद को संविधान में के भाग 20 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 368, ऑप्शन बी। आर्टिकल नंबर 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। कौन से भाग में दिया गया है? तो भाग 20 में दिया गया है। कौन से भाग में? तो भाग 20 में दिया गया है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार, और आर्टिकल नंबर 368। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को? इन चारों में से बताना है। राष्ट्रपति को अगर रिजाइन देना हो तो किसे लेटर लिखेगा, किसे अपना त्याग पत्र देगा? तो इसका भारतीय किससे लिया? उपराष्ट्रपति जैसा पोजीशन किसके संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति संबंधित उपबंध दिए गए हैं। और ये अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होते। समझ में आया? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति बनने का मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर, अर्थात 35 वर्ष होना चाहिए। पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू जी। कौन है अभी वर्तमान में? वेंकैया नायडू जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति को। 63 में वर्णित है, आर्टिकल नंबर 63 में वर्णित है। और ये उपराष्ट्रपति से पोजीशन कहाँ से ली, किसके संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमिक कैसी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था? इन चारों में से बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है जहां पर सरकारी और निजी सहभागिता हो, जहां सरकारी और निजी सहभागिता, जिसमें सरकार, पब्लिक एंड प्राइवेट प्लस निजी, सरकार और निजी का सहभागिता हो, उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। बताना है कि 1857 के महासंग्राम की असफलता होने के बाद अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग क्या थे, गवर्नर जनरल थे भारत के। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे भारत के। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन के वी.डी. सावरकर जी ने इन्हें पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा था। तो आते हैं क्वेश्चन पर, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। तो बहादुर शाह जफर को ऑप्शन ए रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। आपको गाना याद है ना, मेरे पिया गए रंगून, तो इनको यहाँ वहीं भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया, रंगून में भेज दिया, और वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम सांस भी लिया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं। यहाँ याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता से पूर्व, ऑप्शन जैसा बता रहा है स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद कौन सा है, सोनिया गांधी जी भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष के सबसे अधिक समय तक रही है। लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं। ऑप्शन बता रहा है, ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन सी W.C. बनर्जी और ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताना, तो आपको बताना है कि सबसे स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद कौन रही है, सोनिया गांधी जी रही हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन रही है, आपको बताना है अब्दुल कलाम आजाद जी रहे हैं, या दादा भाई नेहरूजी जी रहे हैं, या W.C. बनर्जी रहे हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब्दुल कलाम आजाद जी सबसे यंगेस्ट, सबसे कम आयु में बनने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम आयु में 1923 ईस्वी में दिल्ली में रहे हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में जो 1923 में हुआ था, सबसे कम आयु के अब्दुल कलाम आजाद जो अध्यक्ष रहे हैं। और ये सबसे लंबे समय तक भी रहे, 1940 से लेकर 1946 तक, अर्थात 6 वर्षों तक स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। कौन रहे हैं, अब्दुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1946 तक, अर्थात 6 वर्षों तक। और सबसे यंगेस्ट भी है, सबसे युवा भी है। कब युवा बने, कब, 1923 ईस्वी में दिल्ली के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे युवा भी रहे हैं। ऑप्शन बी बोला, दादा भाई नेहरू 3 बार बने हैं। दादा भाई नेहरू कितने बार बने हैं, 3 बार बने हैं। एक 1886 दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, एक 1893 ईस्वी में, एक 1893 ईस्वी में, और एक 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन। 1886 दूसरा में बने हुए हैं जो कलकत्ता में हुआ था, 1893 में कहाँ, लाहौर में, और 1906 कहाँ, कलकत्ता में ही। W.C. बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं 1885 में। और वल्लभ भाई पटेल एक बार बने हुए हैं, कहाँ पर, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। कहाँ, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, स्वतंत्रता से पूर्व थे अब्दुल कलाम आजाद जी, और स्वतंत्रता के बाद है, या सम्मिलित रूप से बोल सकते हैं, सोनिया गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक राजवंश का शासन था। अर्थात जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय उत्तर भारत में कौन राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए है नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या कण्व। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर क्या हुआ, नंद वंश। इसका सही उत्तर क्या होगा, नंद वंश। इसके सबसे अंतिम राजा कौन थे, घनानंद। कौन थे, घनानंद। घनानंद से युद्ध में हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया।
किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री, अपने गुरु चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना हुई। लेकिन सिकंदर के समय कौन था उत्तर भारत में शासन कर रहा था? नंद वंश। अंतिम राजा कौन था? घनानंद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे किसे दिया जा सकता है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि भारत में जो तंबाकू आया किसका देन है? अंग्रेजों का, या पुर्तगालियों का, या डच का, या फ्रांसीसियों का? इन चारों में से बताना है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगाली की तरफ से भारत में सबसे पहले कौन आया था? 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर आए थे। उन्होंने यहाँ से काली मिर्च ले गए और काली मिर्च से 60 गुना अधिक लाभ कमाया। इन प्रॉफिट को देखकर वहाँ के व्यापारी भारत आने लगे और अपने साथ क्या लाए? तंबाकू भी लाए। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में बना। 1505 ईस्वी में पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, यहां से आपका करंट शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, इंडिया माइग्रेशन नाउ द्वारा जारी प्रवासी प्रवासन नीति सूचकांक, प्रवासन नीति सूचकांक अर्थात IMPEX के अनुसार भारतीय श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अर्थात एक सर्वे हुआ था किसके द्वारा? इंडिया माइग्रेशन नाउ द्वारा। सर्वे का नाम था प्रवासी प्रवासन नीति सूचकांक IMPEX में भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो श्रमिकों को एकीकृत में सबसे शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य इतना भारत में हुआ था जिसमें भारत ने 100 में से 37 नंबर पाए हैं? 100 में से 37 नंबर पाए हैं और सबसे शीर्ष पे है केरल, दूसरे पर है गोवा, तीसरे पर है राजस्थान और चौथे पर है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? शीर्ष पर कौन है? केरल, उसके बाद गोवा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है जो इस साल कोविड के वजह से ऑनलाइन मनाने का निर्णय लिया है? कोविड के कारण इस बार ऑनलाइन मनाया जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, जिसमें उस राज्य की 16 जनजातियों भाग लेती हैं। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल? तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? आप बताइए जल्दी कमेंट करके, जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी नागालैंड। ऑप्शन डी नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया, 10 दिनों तक चलता है, जो इस साल कोविड-19 के वजह से इसके द्वारा ऑनलाइन मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक का नाम बताना है। योर बेस्ट डे इज टुडे के पुस्तक के लेखक कौन है? इन चारों में से पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है अनुपम खेर, दूसरा है जावेद अख्तर, तीसरा है पवन ईरानी या चौथा है परेश रावल। इन चारों में से बताना है कि योर बेस्ट डे इज टुडे। यह पुस्तक कोविड के सिचुएशन पे खुद की एक्सपीरियंस को बताया जाता है इस पुस्तक में। तो किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुपम खेर ने योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक लिखी है, जिसमें अपने एक्सपीरियंस को बताया है। कोविड-19 के ड्यूरिंग में जो लॉकडाउन हुआ था, अपने एक्सपीरियंस को बताया है इस पुस्तक में अनुपम खेर जी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 किसने जीता? डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 किसने जीता? यह पुरस्कार कौन देता है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज देता है। किसने?
कौन देता है? नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज देता है। किस लिए जीता? इसलिए जीता कि इन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पेस्टिसाइड्स के बारे में लिखा, रिसर्च किया था। इन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पेस्टिसाइड्स के बारे में रिसर्च किया। और किसने जीता? तो डॉक्टर सतीश मिश्रा ने जीता। किसने जीता? डॉक्टर सतीश मिश्रा ने जीता। डॉक्टर तुलसीदास चुंग पुरस्कार 2020 क्यों जीता? तो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पेस्टिसाइड्स के ऊपर रिसर्च किया, इसलिए इन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ने निर्णय लिया कि 2020 का डॉक्टर तुलसीदास चुंग पुरस्कार डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और सबसे धमाकेदार क्वेश्चन भी है। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? अर्थात फरवरी 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कौन से राज्य में होगा? ऑप्शन है राजस्थान, बी है उत्तराखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है केरल। इन चारों राज्यों में से बताना है कि फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जो पक्षी महोत्सव होने वाला कौन से राज्य में होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका सही आंसर? उत्तर प्रदेश, जहां 2021 में फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन है कि राधा कृष्णन प्रकाशन द्वारा बुस्कियाना नामक पुस्तक किस भारतीय कवि और गीतकार के जीवन पर प्रकाशित की गई है? अर्थात बुस्कियाना एक पुस्तक का नाम है जो एक भारतीय कवि और गीतकार के जीवन पर प्रकाशित है। किसने प्रकाशित किया? राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा। इन चारों में से बताना है किनके जीवन पर आधारित है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट देकर कल तक बता सकते हैं। इसका उत्तर हम कल के नेक्स्ट 5वां सेट में दूंगा। तो आप आशा है आज का सेट आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के संग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और आपको इसी तरह अच्छे क्वेश्चन को प्रस्तुत करें और आपके एनटीपीसी, रेलवे और स्टैटिस्टिक्स, जीके और करंट अफेयर में आपको मास्टर बनाया जा सके। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।